फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस सक्सेस एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आप लोगों को सीटेट में आने वाले पेपर 2 एसएसटी पेपर से क्वेश्चन करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारे चैनल में आपको मिलेंगे और इसमें करंट क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। जो 2026 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं सितंबर सीटेट एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। हमारी क्लास से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए भूगोल, बी इतिहास, सी अर्थशास्त्र, डी राजनीति। तो इसमें से आप बताइए कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें सही आंसर होगा बी इतिहास। ठीक है, यहाँ पे इसका डिटेल भी दिया गया है। देखिए, अतीत की घटनाओं, तथ्यों, स्रोतों आदि का अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इतिहास कहते हैं। स्रोत, पुरातात्विक अवशेष, शिलालेख, पांडुलिपियाँ, सिक्के, इमारतें आदि। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बुक से हम क्वेश्चन बनाए हैं, जिससे आप लोगों के सीटेट में क्या होता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में आप अपने सिलेबस भी देखिएगा तो उसमें यही दिया गया रहेगा कि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और आपने अगर 6 to 8 एनसीईआरटी बुक्स डिटेल के साथ पढ़ लिया और हमारे इस वीडियो को देख लिया तो आपको सीटेट में पास होने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। 60 में आप लोगों का कम से कम 60 में आप लोगों को कम से कम 50 तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। इतना नहीं तो कम से कम 45 मान के चलिए, इतना तो कम से कम मिल ही जाएंगे। और जो ज़्यादा ध्यान लगाएंगे उसका 50 कंफर्म है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी घटना ने भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने की पृष्ठभूमि तैयार की। हमारा ऑप्शन है, ए भारत की स्वतंत्रता, बी 1962 का चीन भारत युद्ध, सी 1971 का भारत पाक युद्ध, डी 1947 का भारत विभाजन। ठीक है, तो इसमें से जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें हमारा आंसर होगा सी 1971 भारत पाक युद्ध। ठीक है, इसका डिटेल भी यहाँ दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। इसका डिटेल है, 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक स्थिरता पर गंभीर संकट उत्पन्न हुआ था। इस युद्ध और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, उत्पन्न परिस्थितियां ने यह अनुभव कराया कि देश में ऐसी स्थिति आ सकती है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाना आवश्यक हो। इसलिए भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को अनुच्छेद 352 से 352 और 356, 360 को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय है। ठीक है, रिन्यूएबल। ठीक है, कौन सा है इसमें वो हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कौन सा होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, कोयला, ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा या डी प्राकृतिक गैस। नंबर 3 का क्वेश्चन है ना, तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी सौर ऊर्जा। और क्यों होगा इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य की ऊर्जा निरंतरता मिलती रहती है, इसलिए संसाधन कभी समाप्त नहीं होता और बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसलिए यह नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल संसाधन है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है, निम्नलिखित, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, इतने बड़े से आप लोग को ऑप्शन नहीं दिखता होगा, छोटा नहीं हो रहा है। चलिए ऐसे ही बड़ा बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन दिया गया है, ए यह केवल मई में होता है, बी यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखाओं से आता है, सी यह केवल उत्तर भारत को प्रभावित करता है, या डी होगा यह शुष्क और ठंडी हवाएं लाता है।
तो फ्रेंड्स इसमें हमारा 4th नंबर का हमारा सही आंसर कौन सा होगा, आप लोग देख के बताइए। ठीक है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखाओं से आता है। यहाँ पे इसका डिटेल भी दिया गया है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है। एक अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। ये दोनों शाखाएं सॉरी फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो चलिए, क्या है व्याख्या में क्या दिया गया, दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है। ठीक है, एक अरब सागर और दूसरी बंगाल की खाड़ी। ये दोनों शाखाएं भारत के अधिकांश भागों में वर्षा लाती है। ठीक है, स्रोत वायु, जल और मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन। चलिए 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। 5 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य नहीं है। जहाँ पे नेगेटिव पूछा फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ नहीं है, नहीं आएगा वहाँ थोड़ा सा रुक जाइएगा और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हम लोगों को फंसाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे नहीं लिखा रहेगा वो अक्सर स्टूडेंट से गलत हो जाता है। जानते हुए भी वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं और आंसर का टिक कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या है दिया गया है, पहला है भारत को संप्रभु, समाजवादी और लोकतंत्र बनाना। बी है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना। सी है भारत को एक राजशाही देश बनाना। या डी है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना। तो चलिए 5 नंबर को फटाफट बता दीजिए कौन सा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, भारत को एक राजशाही देश बनाना। क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है तो राजशाही नहीं होगा, है ना। यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन में पूछे कि प्रस्तावना का उद्देश्य नहीं है, तो हमारा क्या उद्देश्य है कि भारत को क्या क्या बनाना है। देख लीजिए, भारत को संप्रभु, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक बनाना है, ये बिल्कुल सही है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना, ये भी सही है। और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना, ये भी सही है। ठीक है, तो क्या इसमें गलत पूछा है, तो क्या हो जाएगा, गलत ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत को एक राजशाही देश बनाना, ये जो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे इसका डिटेल भी दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य रखती है। यह राजशाही बनाने की बात नहीं करता। ठीक है, क्या करता है, ये राजशाही बनाने की बात नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून वर्षा को प्रभावित करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए। ए है पृथ्वी का गोलाकार होना। बी स्थल और जल का असमान तापमान। सी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। डी चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। तो 6 नंबर का आंसर क्या होगा, आप लोग ऑप्शन देख के बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम वहाँ पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन और आंसर आपको साथ में ही दिखे। यहाँ कुछ मिस्टेक के कारण आपको क्वेश्चन और आंसर साथ में नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन छिप जा रहा है दिखाने के चक्कर में। ठीक है, तो चलिए आंसर बताइए। मानसून वर्षा को प्रभावित करता है, कौन सा होगा। 6 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, स्थल और जल का असमान तापमान, इसका यहाँ पे डिटेल भी दिया गया है। क्या है, गर्मियों में स्थल भाग जल की तुलना में जल्दी गर्म हो जाता है। सही बात है, गर्मी बहुत जल्दी, गर्मी के कारण क्या होता है, जल्दी हमारी जो स्थल भाग है जल्दी उस तुलना में जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इससे स्थल और जल के तापमान में अंतर उत्पन्न होता है, जिससे वायु दाब का अंतर बनता है और मानसून पानी समुद्र से स्थल की ओर चलती है। यही कारण भारत में मानसून वर्षा को प्रभावित करती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जल धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है और धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन दिया गया है ए रेतीली मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी काली मिट्टी या डी होगा लाल और पीली मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग देख लेते हैं। अब आंसर क्या होगा बताइए, आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। कौन सा हो जाएगा? बी दोमट मिट्टी। अब ये क्यों होगा इनका डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे। दोमट मिट्टी में बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी का संतुलित मिश्रण होता है। यह मिट्टी जल को अच्छी तरह धारण करती है और इसमें वायु का संचार भी ठीक रहता है। ठीक है, क्या रहता है इसमें? वायु का संचार भी ठीक रहता है, इसलिए यह धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव द्वारा निर्मित संसाधन का उदाहरण है? ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ऑप्शन दिया गया है ए सूर्य का प्रकाश, बी है वायु, सी है सड़क या डी है वन। तो इसमें हमारा 8 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग गैस करिए और बताइए। ठीक है, कौन सा होगा 8 नंबर का? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सड़क। ठीक है, आइए डिटेल में हम लोग देख लेते हैं सड़क क्यों होगा। सड़कें मानव द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मानव द्वारा निर्मित। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित। ठीक है ना, तो मानव द्वारा निर्मित कौन सा होगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मानव द्वारा हमारा निर्मित होगा सड़क ही हो सकता है ना, क्योंकि ये तो प्रकृति द्वारा निर्मित है। सूर्य, वायु, वन, तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? सड़क। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग आंख बंद करके भी सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। कौन सा है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी जल या डी होगा हमारा प्राकृतिक गैस। 9 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा हमें बताइए, कमेंट में बताइए 9 नंबर का आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी जल। अब जल क्यों होगा वो आप लोग देखिए क्यों होगा। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, तो हमारा जल होगा। इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। जल प्रकृति में निरंतर चक्र यानी जल चक्र के माध्यम से पुनः भरता रहता है ना, इसलिए यह नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में होते हैं और ये नवीकरणीय नहीं है। ठीक है, तो जल जो है वो हमारा नवीकरणीय इसलिए है, एक बार हम लोग देख लेते हैं जल हमारा क्यों है। क्योंकि देख लीजिए, एक जल से हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने कपड़े धोने का पानी यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे एक बाथटब है। ठीक है, इसमें हम लोग कपड़ा धोएं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए? कपड़ा धोएं। अब वो पानी को हम लोग बचा के रख लिए। ठीक है, अब इसी पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी के घर में जानवर है, ठीक है, गाय है, बैल है या बकरी है, किसी के घर में कोई भी जानवर है, तो उसे नहलाने का काम भी आ जाएगा इसी पानी से। ठीक है, या फिर जो कपड़ा धोने का पानी है ये हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे घर में जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें हम लोग डाल सकते हैं ना, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें डाल सकते हैं ये पानी। तो क्या हो गया? ये हमारा दोबारा यूज़ हो गया इसीलिए। और ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये हमारे रिन्यूएबल ये रिन्यूएबल नहीं है, सिर्फ क्या है? जल ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में लोहे के उपकरणों के व्यापक उपयोग का एक मुख्य कारण था? कौन सा था? ए है ऑप्शन ए है लोहे की प्रचुर उपलब्धता, बी है तांबे से सस्ते होने, सी है पत्थर से हल्का होना या डी है सोने से अधिक आकर्षक होना। तो डी का 10 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लोहे की प्रचुर मात्रा। ठीक है, लोहे की प्रचुर मात्रा।
इनका डिटेल नीचे दिया गया है, देख लीजिए। भारत में कोई हिस्से में लौह अयस्क आसानी से उपलब्ध था। कई प्रचुर उपलब्धता के कारण लोहा व्यापक रूप से उपयोग में लाया गया और इससे कृषि उपकरण, हथियार और अन्य वस्तुएं बनाई गई। ठीक है, चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारतीय कृषि में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के विकास के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा था फ्रेंड्स? 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। ए नंबर में है, ए में है पारंपरिक बीजों का प्रयोग, बी है उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग, सी है वर्षा पर पूर्ण निर्भरता, डी है कृषि तकनीक का ना विकसित होना। तो हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग। ठीक है, इनका डिटेल हम देख लेते हैं। हरित क्रांति भारतीय कृषि में उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई सुविधाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से संभव हुई। इनमें उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग फसल उत्पाद बढ़ाने, किसमें किया जाता है? फसल उत्पाद बढ़ाने में मुख्य कारण था। क्या था? फसल उत्पाद बढ़ाने में मुख्य कारण था, जिसने खाद्यान्न उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारतीय संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए प्रमुख था? तो इसमें हमारा ए हो जाएगा राज्य की शक्तियों को बढ़ाना, बी है नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना, सी है आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना और डी है केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। तो हमारा 12 नंबर का आंसर हो जाएगा कौन? आप लोग कमेंट में बताएं कौन सा हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बी का 12 का हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना। क्वेश्चन भी देख लीजिए अच्छे से, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारतीय संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए प्रमुख था? तो कौन सा था? नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना। चलिए इसका डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को इसलिए सम्मिलित किया ताकि प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, क्या है? प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, गरिमा, समानता की रक्षा की जा सके। ये अधिकार नागरिकों को राज्य के मनमाने हस्तक्षेप से बचने और उन्हें न्यायपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। अच्छा, आप लोग ये भी बताइए कि जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम किसे कह सकते हैं? मतलब कहाँ पे अपील कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? चलिए हम आपको नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो तो हम कहाँ पे अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपने मौलिक अधिकारों की बात किसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण आर्थिक उदारीकरण नीति अपनाने का प्रमुख कारण था? हमारा ऑप्शन है, ए है देश में औद्योगिक उत्पाद का कम होना, बी है देश में निर्यात को बढ़ावा देना, सी है 1991 के समय देश की गंभीर आर्थिक स्थिति, या डी है कृषि उत्पाद में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका आंसर भी आप लोग अच्छे से देख के बताइए कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। 13 नंबर का हमारा कौन सा होगा? थर्टी नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 के समय देश की गंभीर आर्थिक स्थिति। ठीक है, इसका हम लोग डिटेल भी देख लेते हैं। इसका डिटेल ये है, देखिए फ्रेंड्स, बताया गया है कि 1991 में भारत में गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। कब गुजर रहा था? 1991 में। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था, भुगतान संतुलन बिगड़ गया था, महंगाई बढ़ रही थी और राजकोषीय घाटा अधिक था। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? आर्थिक उदारीकरण नीति अपनाई। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फोर्टी नंबर का हमारा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारतीय संविधान लेखन के स्रोत संघीय ढांचे को अपनाने का प्रमुख कारण था? ऑप्शन है हमारा ए भारत की बड़ी जनसंख्या, बी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता, सी राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना, या डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें सही आंसर कौन सा है बताइए। क्वेश्चन भी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान लेखन के दौरान संघीय ढांचे को अपनाने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसमें बताइए 14 नंबर का प्रमुख कारण क्या था। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी सभी। भारत की बड़ी जनसंख्या ये भी होगा, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता ये भी होगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना ये भी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर डी हो जाएगा सभी, ठीक है। इसका डिटेल भी यहाँ दिया गया है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, काम आएगा, बाद में आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल में आपको मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी घटना ने भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने की पृष्ठभूमि तैयार की? क्या बोल रहा है कि आपातकालीन प्रावधान है ना को शामिल करने की पृष्ठभूमि तैयार की। कहाँ पे? भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन में हमारा दिया गया है, पहला है ए भारत की स्वतंत्रता, बी 1962 का चीन भारत युद्ध, सी है 1971 का भारत पाक युद्ध, या डी है 1947 का भारत विभाजन, ठीक है। हमारा 14 नंबर का आंसर 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा होगा। फिफ्टीन नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 15 नंबर का हमारा आंसर सी हो जाएगा। नाइनटीन 71 का भारत पाक युद्ध, इनका डिटेल भी हम देख लेते हैं। इनका डिटेल है कि 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक स्थिरता गंभीर संकट उत्पन्न हो गई थी। इस युद्ध और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, उत्पन्न परिस्थितियों के इन्हें यह अनुभव किया कि देश में ऐसी स्थिति आ चुकी है जिसे राष्ट्रीय आपातकालीन लगाना आवश्यक हो गया। इसलिए भारत संविधान में आपातकालीन प्रावधान को अनुच्छेद 352, 356 और 360 को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था और यह किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था और यह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो हमारा ऑप्शन है ए है बाल गंगाधर तिलक 1919 में, बी है महात्मा गांधी 1930 में, सी है सुभाष चंद्र बोस 1942 में, और डी है जवाहरलाल नेहरू 1920 में, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो सकता है। 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये रहा आपका ऑप्शन और बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने 1930 में किया था। क्या किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व। यहाँ इसका डिटेल भी दिया गया है, देखिए। दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। क्यों किया था? ये नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। नमक कानून किसने लगाया था? ब्रिटिश सरकार ने। और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के लिए किया गया था, है ना। महात्मा गांधी 12 मार्च कब किया था, ये डेट याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम से दांडी यानी गुजरात, कहाँ है दांडी, कहाँ है? गुजरात में, के लिए निकले। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र किनारे से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह के विफल होने का प्रमुख कारण नहीं था? अब फिर से देख लीजिए कि नेगेटिव पूछा है, क्या पूछा है कि नहीं था। ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा नेतृत्व की एकता का अभाव, बी है आधुनिक हाथियों और संगठित सेना का अभाव, सी है जनता का व्यापक समर्थन, डी है अंग्रेजों की कूटनीति और चालाकी। तो हमारा 17 का आंसर क्या होगा, आप लोग यहाँ पे बताइए। 17 का आंसर सी हो जाएगा, जनता का व्यापक समर्थन। ठीक है, यहाँ पे इसका डिटेल भी दिया गया है कि 1857 की विद्रोह पूरे देश में व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं हो सका था। कई क्षेत्रों में लोग तटस्थ रहे या अंग्रेज के साथ रहे। विद्रोह में नेतृत्व की एकता का अभाव, आधुनिक हथियारों और संगठित सेना की कमी। क्या चीज़ का था? आधुनिक हथियारों और संगठित सेना की कमी तथा अंग्रेजों की कूटनीति और चालाकी इसके विफल होने के कारण मुख्य थे, लेकिन जनता का व्यापक समर्थन इसका कारण नहीं था। ठीक है, आंसर क्वेश्चन गलत पूछा है, नहीं था, तो इसमें हमारा हो जाएगा कि जनता का व्यापक समर्थन नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की? किसने की है? ए है रविन्द्रनाथ ठाकुर, दूसरा है बी है महात्मा गांधी, सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या सी है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, वंदे मातरम गीत की रचना की थी किसने किया था? यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, तो 18 नंबर का सी हो जाएगा। किसने किया था फ्रेंड? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इनका डिटेल यहाँ पे दिया गया है, देखिए। वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत उनके उपन्यास आनंद मठ, कहाँ पर किया था? आनंद मठ में। कब किया था? 1882 में शामिल था। इस गीत ने स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रबल किया और यह राष्ट्र जागरण का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। आप चाहे तो इसी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए फ्रेंड्स, काम आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? पहला अधिवेशन पूछ रहा है। ठीक है, पहला किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए है मुंबई, बी कोलकाता, सी मद्रास, डी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ए मुंबई। इनका डिटेल हम देख लेते हैं। इनका डिटेल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन क्या था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी और इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय भक्ति शायद लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, भावनाओं को एकजुट करना और राजनीतिक जागरूकता फैलाना था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन क्लास में हम बता देंगे, इनको सही कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन दोबारा आ गया और अगर नहीं भी आया तो मैं इसे ठीक करके आपको बता दूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, बी WC बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी या डी महात्मा गांधी। 20 नंबर का आंसर बताइए फ्रेंड्स, कौन सा होगा? आंसर भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। 20 नंबर का हमारा आंसर बी हो जाएगा, WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी। इनका डिटेल भी हम लोग देखते हैं, यहाँ इनका फ़ोटो भी लगा हुआ है।
तो यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1885 में। कहाँ पे हुआ? मुंबई में आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी, ठीक है, ने की थी, जो एक प्रमुख वकील थे। ये क्या थे? वकील थे। अधिवेशन में देश के विभिन्न भागों से कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का गठन का मुख्य श्रेय ए ओ ह्यूम को दिया जाता है, लेकिन WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो WC कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूरत विभाजन किस वर्ष में हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था? ठीक है, बहुत ही ईजी आंसर है, क्वेश्चन है, सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो आप लोग बताइए। आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए 1905 स्वदेशी आंदोलन, बी 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, सी 1907 नरम दल और गरम दल में मतभेद, 1909 मालू मिंटो सुधार। तो हमारा 21 का आंसर कौन सा होगा वो हमें बताइए। 21 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 21 का कौन हो जाएगा? सी। 1907 में नरम दल और गरम दल में मतभेद, इनका डिटेल है यहाँ पे फ्रेंड्स, देख लीजिए। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन वर्ष 1907 में हुआ था, यानी 1907 में हुआ था। यह विभाजन मुख्य रूप से कांग्रेस के दो गुटों नरम दल और गरम दल के बीच विचारधारा और रणनीतियों में गहरे मतभेद के कारण हुआ था। नरम दल आर्थिक उदारवादी था और संवैधानिक तरीकों में विश्वास करता था। क्या था? नरम दल जो था वो अधिक उदारवादी था और संवैधानिक तरीकों में विश्वास करता था, जबकि गरम दल जैसे लाल पाल अधिक आक्रमण और प्रत्यक्ष कार्रवाई के समर्थक थे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है, लखनऊ समझौता 1916 किनके बीच हुआ था और इसका क्या महत्व था? ऑप्शन है ए 1915 अंग्रेजों और सिखों के बीच समझौता, ऑप्शन बी 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तालमेल, ऑप्शन सी 1917 में नरम दल और ब्रिटिश सरकार के बीच समझौता, ऑप्शन डी 1919 में महात्मा गांधी और वायसराय के बीच बैठक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। आप लोग आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा। कितने नंबर का? 22 नंबर का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 22 नंबर का ऑप्शन होगा बी, ठीक है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तालमेल, इनका हम लोग देख लेते हैं डिटेल में है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के माध्यम से दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। इसी अधिवेशन कांग्रेस के नरम दल और गरम दल बार फिर से एकजुट हो गए थे, जो 1907 के सूरत विभाजन के बाद अलग हो गए थे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में निर्मित स्मारकों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य तत्व प्रमुख था? पहला है ए है शिखर, बी है अर्धगोलाकार गुंबद, सी है प्रवेश द्वार पर दोहरे तोरण, या डी है स्तंभ मुक्त मंडप। 23 का आंसर बी हो जाएगा, अर्धगोलाकार। बहुत ईजी आंसर था, अर्धगोलाकार गुंबद, ठीक है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में निर्मित स्मारक जितने भी बनाए गए हैं वो गोलाकार, अधिकतर गोलाकार ही बनाए गए हैं, ठीक है। मुगल लोग जो भी बनाते थे वो उनका गुंबद गोलाकार ही बनाते थे, ठीक है। इनका डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1226 ईस्वी में इंडो इस्लामिक स्थापित शैली विकसित हुई। इस शैली में अर्धगोलाकार गुंबद और ऊंचे मेहराबों का प्रमुखता से उपयोग किया गया। कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा इसके उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। गांधी जी द्वारा चलाया गया सहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों वापस ले लिया गया? तो फ्रेंड्स क्यों वापस ले लिया गया था? ऑप्शन है ए ब्रिटिश सरकार ने सभी मांगें मान ली थी,
ऑप्शन बी है चोरी चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसा के कारण, सी है अंग्रेजों के नेताओं में वैचारिक मतभेदों के कारण, या डी है गांधी जी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, बी चोरी चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसा के कारण। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इनका डिटेल ये है कि फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा में शांतिपूर्ण, कहाँ हुआ था चोरी चौरा? उत्तरपुर में चोरी चौरा में शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलीबारी के बाद क्रोधित भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितना? 22। इस हिंसा ने दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल वापस लेने का फैसला किया। उनका मानना था कि आंदोलन हिंसक हो रहा है और गांधी जी क्या थे? अहिंसक थे। चलिए 25 को देख लेते हैं। किलाउड़ी किले का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? किलाउड़ी किले का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ए है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 25 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। डिटेल है, किलाउड़ी किला दिल्ली के पास स्थित एक महत्वपूर्ण किला था। इसका निर्माण गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के स्थापना करने वाले सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करवाया था। उसने अपनी राजधानी भी यहाँ स्थानांतरित की थी। चलिए 26 है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सुल्तान ने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किस सुल्तान ने शुरू करवाया था? ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने करवाया था फ्रेंड्स? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यहाँ पे देख लेते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में शुरू करवाया था। इसे बाद में इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। बाद में क्या है? इल्तुतमिश द्वारा पूरा गया था। शुरू किसने किया था? शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था 1193 में, और इसे बाद में किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली के किस सुल्तान ने नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत की थी? नवरोज़ एक त्यौहार होता है, तो दिल्ली के किस सुल्तान ने किया था नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत? हमारा ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन बलबन, डी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 27 को बताइए। आंसर हो जाएगा सी गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था? इनका डिटेल हम लोग देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन ने पारसी नववर्ष के त्यौहार नवरोज़ की परंपरा की दिल्ली सल्तनत के दरबार में शुरू किया था। क्या किया था? गयासुद्दीन बलबन ने पारसी नववर्ष के त्यौहार नवरोज़ की परंपरा को दिल्ली सल्तनत के दरबार में शुरू किया। यह परंपरा उनके द्वारा फारसी, संस्कृत और राजशाही प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करने का एक हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। किस सल्तनतकारी शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाजार नियंत्रण जहाँ भी पूछा जाए, आप लोग एक बात याद रखिएगा, वहाँ पे आंसर क्या लगाइएगा? जहाँ भी आप लोग को बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरुआत की बात की जाएगी, वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी मारिएगा। ये बहुत ही इजी आंसर है। क्या करना है? अलाउद्दीन खिलजी आंसर करना है। ठीक है, इसका डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। क्या था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, जिसने विस्तृत बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। उसने खदान, पशुओं, दासों और विलासिता की वस्तुओं की कीमतें तय और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून बनाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था?
किस मुग़ल शासक ने किया था फ्रेंड्स? आप लोग इस क्वेश्चन का 29 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ए जहांगीर, बी अकबर, सी औरंगजेब या डी शाहजहां। तो किसने किया था? किस मुग़ल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली किया था? चारों में बताइए किसने किया था? शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। इनका डिटेल देख लीजिए। मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और लाल किले का निर्माण करवाया। यह स्थानांतरण उसकी राजधानी की महत्व बढ़ाना और उनकी अपनी वास्तुकला को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था, जिसे बाद में शाहजहानाबाद कहा गया। शाहजहानाबाद कहा गया। ठीक है, शाहजहानाबाद कहा गया। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कौन सी नई शक्तियाँ उभरी थी? कौन सी नई शक्तियाँ उभरी थी? क्वेश्चन ऑप्शन है ए मराठा, बी राजपूत, सी यूरोपी, डी उपयुक्त सभी। तो इनका कौन सा हो जाएगा? डी सभी। मराठा भी उभर कर आए थे, राजपूत भी, और यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ भी उभर कर आई थी। इनका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन और कमज़ोर होने के साथ भारत में कई क्षेत्रीय और बाहरी शक्तियाँ उभर कर सामने आई। इसमें से मराठा प्रमुख थे। विशाल क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। राजपूत राजाओं ने अपनी स्वायत्तता की घोषणा की। साथ ही यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी और पुर्तगाली ने अपने प्रभाव का विस्तार किया, जो बाद में औपनिवेशिक शक्ति बन गया। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा इतना ही है। आप लोग अब हमें कमेंट में बताइए कि हमारा क्लास आपको कैसा लगा, और उम्मीद करते हैं कि हमारा क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमने इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत की है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर हमसे नोट्स लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को नोट्स लेना है हमसे, तो हम आपको नोट्स दे देंगे। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि जितने लोग आपके फ्रेंड्स में एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें भी हमारे वीडियो से सहायता मिल सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, बाय।